तो जब श्याओयंग जीवित थे तब श्याओली का श्याओ कुल में पीक स्थान था, यहाँ तक कि उसमें श्याओ कुल का मुखिया भी उनका आदर करता था। इसका एक स्पष्ट कारण था, उस समय श्याओयंग की टैलेंटेड इतने थे कि वे फ्यूचर में श्याओ कुल के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर में से एक बनने की क्षमता थी। इस दुनिया में जहाँ सत्ताधारियों का सम्मान होता था, श्याओयुंग के पिता होने के नाते श्याओली को बहुत सम्मान प्राप्त था। हालांकि श्याओयुंग की मृत्यु के बाद श्याओली के इकलौते पोते का जन्म एक डैमेज परफॉर्म्ड बेन के साथ हुआ। हालांकि वो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे पावरफुल थे, फिर भी उनसे कौन डरता। उनका बेटा मर चुका था, उनका पोता विकलांग था और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। श्याओ क्लैन में उनकी स्थिति अब तेजी से गिर रही थी। श्याओली को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो इन बेकार की टिप्पणियों का आदी हो चुका था। उसने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, आज आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। इस अवसर को जश्न मनाने के लिए खूब शराब पीना। आज स्वयं यहाँ आकर मैंने आपको सम्मान दिया है, इसलिए मुझे शराब की आवश्यकता नहीं है। मेरा पोता श्याओ चैनजी अब प्रोमोडियल फाउंडर रियलम के 7वें स्टेज पर पहुंच गया है। मैं काफ़ी समय से यहाँ हूँ, मुझे स्वयं जाकर उसकी स्थिति को स्थिर करना होगा। थर्ड एडल ने खड़े होते हुए कहा। चैनजी ने प्रोमोडियल फाउंडर रियलम के 7वें ग्रेड में पहुंच लिया था। मात्र 17 साल की आयु में इतनी सफलता, उसका फ्यूचर सचमुच अच्छा है। आज आप इतने प्रसन्न क्यों थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह बाकी खुशी की बात है। अगर 4 सीनियर आश्चर्यचकित होकर उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हो गए। हालांकि शाओली बेहद अनुशासित थे, फिर भी उनके चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट थे। उनके चारों भाई हमेशा उनका सम्मान करते थे, लेकिन श्याओयिंग की मृत्यु और श्याओ चैन की डैमेज परफॉर्म्ड बेन की पुष्टि होने के बाद से उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। अब तो वे उनका सम्मान करना भी नहीं चाहते। वे आमतौर पर उनके सामने अपने पोते की बड़ाई करते थे, लेकिन अब उनके पोते की शादी में भी वे बेखौफ होकर उनकी उपलब्धियों का बयान कर रहे थे। उनके भाइयों ने अपने पोते की सफलता का इस्तेमाल उनके दिल के गहरे घावों को खरीदने के लिए किया। अचानक पसीना छुड़ा देने वाला माहौल बदल गया। समारोह के संचालक श्याओ डैन ने जल्दबाजी में शादी की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की और तीखी ऊंची आवाज में कहा, दूल्हा और दुल्हन कृपया दुल्हन के कमरे में जाए। सीनियर अतिथिगण कृपया भोज में जाएं। घंटियों की गूंज और आनंदमय ढोल की थाप के बीच कई लोगों की निगाहें के सामने दंपति ने अपनी पूजा अर्चना पूरी की और श्याओ चैन के छोटे से आंगन की ओर चल पड़े। दुल्हन का कमरा वो कमरा था जहां श्याओ चैन आमतौर पर रहता था। इसे पूरी तरह से लाल रंग से सजाया गया था। फर्श पर बिखे कलीन पर बादलों पर उड़ते हुए ड्रैगन और फिनिक्स के बारीकी कढ़ाई की गई थी, जो सुखमय वैवाहिक जीवन का शुभ प्रतीक था। लाल रेशम से सजे इस कमरे में दोहरी खुशी का एक बड़ा चिन्ह भी लगा था और एक सुनहरे दीपक के बीच 2 लाल मोमबत्तियां जगमगा रही थी। मोमबत्तियों पर उकेरे गए ड्रैगन और फिनिक्स टिमटिमाती रोशनी में झूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी सुनहरे रंग के पर्दे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कमरे में एक शोभित धुंधला रंग भर गया हो। यह कमरा बाहरी दुनिया से अलग थलग था और इस तरह की चमक रहा था कि आंखों को सुकून मिल जाए। शिया किंगयुन की नौकरानी शियाओ डोंगलिन शिया किंगयुन को उनके बिस्तर पर ले गई और फिर चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कमरा एकदम शांत हो गया और केवल उनकी सांसें ही हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी।
जिया किंगन वहाँ चुपचाप बिना आवाज़ किए और बिना हिले डुले बैठी रही। शियाओ चैन उसके पास नहीं आया, बल्कि दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी आंखों में एक रहस्यमयी भाव लिए दरवाजे के बाहर घूरता रहा। तुम्हारी शादी के दौरान तुम्हारे दादाजी का अपमान हुआ, तुम बहुत दुखी होंगे, है ना? एक मधुर और स्पष्ट आवाज़ सियाओ चैन के कानों में पड़ी और उसका चेहरा बदल गया। हालांकि जिया किंगन के शब्द उसके कानों को चुभे, लेकिन उसने पहले करके उससे बात की जिससे वो हैरान रह गया। सियाओ चैन ने बगल में देखा और हिचकिचाते हुए बोला, अब तुम वो फिनिक्स का मुकुट उतार सकते हो। वो बहुत भारी है और अगर तुम उसे ज़्यादा देर तक पहनोगे तो असहज हो जाओगे। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की शादी की परंपराओं के अनुसार दूल्हे को दुल्हन के लिए क्राउन उतारना पड़ता था। कुछ समय पहले जब वह उसे रथ से उतारने में मदद कर रहा था तो उसने अपनी मिस्टीरियस कोल्ड ऑरा से उसके हाथों को झुलसा दिया। शियाओ चैन इतना स्वाभिमानी था कि उसने दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा फिर से न हो जाए। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि अगर वो सचमुच उसका क्राउन उतारने में मदद करने की कोशिश करे तो कोल्ड जियान किंगे उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगी। कुछ क्षण रुकने के बाद जियान किंगे ने अपना हाथ ऊपर उठाए और चुपचाप फेनिक्स का क्राउन उतार दिया। उसी क्षण जियाओ चैन की नज़र एक खूबसूरत मनमोहक चेहरे पर पड़ी। जैसे ही उसने अपनी आकर्षक आंखें उठाई और शियाओ चैन से मिली, वो तुरंत स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें की अब असीम भव्यता उससे मिली। ऐसा लग रहा था मानो संसार का सार उसकी आंखों में समाया हो। न तो दुनिया का सबसे टैलेंटेड चित्रकार और न ही सबसे अनमोल शब्द उसकी सुंदरता का सटीक वर्णन कर सकते थे। उसकी जेड जैसी त्वचा और मलाई जैसा चेहरा कमरे की हल्की रोशनी से बर्फ की तरह सफेद था। उसके होठ दुनिया की सबसे कोमल पंखुड़ियां जैसे थे और उसकी नाक सबसे सुंदर तराशे हुए सफेद जेड की तरह ऊंची और गर्व से भरी हुई थी, जिसमें सहज कुलीनता झलकती थी। तुम्हारी शोहरत पहले से ही काफी है, शियाओ चैन ने बिना पलक झपकाए उसे निहारते हुए कहा। एक खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने उसे घूरकर देखा। एक असीम आकर्षण ने उसका सारा ध्यान और विचार अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके लिए अपनी नजरें हटी और हटाना मुश्किल हो गया। हालांकि यह जन्म से ही तयशुदा शादी थी, लेकिन बचपन में कभी कभार झलक देखने के अलावा सियाओ चैन ने 10 साल की उम्र के बाद पहली बार जिया किंगन को सचमुच देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया किंगन ही कभी घर से बाहर निकलती थी और विकलांग शियाओ चैन का आत्मविश्वास कम था, जो बाद में हीन भावना में बदल गया। उसने जिया किंगन के बारे में केवल दूसरों से सुनी सुनाई बातों से ही जाना था, और यह सुनकर कि जिया किंगन बड़ी होकर एक बेमिसाल खूबसूरत लेडी बन गई है, उसने अपने दिल में उसकी छवि बना ली। जिया किंगन को देखते ही उसके भ्रम में धुंधली आकृति गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो ट्रू ब्यूटी के सामने खड़ा है। शिया किंगन का आकर्षण उसकी कल्पना से परे था, क्योंकि वो इस अद्वितीय सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता था। दो रियलम की स्पष्ट यादों वाले शियाओ चैन भी ऐसा दृश्य को देखकर अपने सारे विचार भूल गया। जिया किंगन को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता था, लेकिन अगर कोई कहे कि वो ब्लू विंड एम्पायर की सबसे खूबसूरत लड़की है तो शियाओ चैन इस बात से सहमत होगा। उसके सामने मौजूद इस खूबसूरत नज़ारे से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने खड़ी यह लड़की अभी सिर्फ 16 साल की थी। इस उम्र में लड़कियां पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती, लेकिन कुछ सालों बाद जिया किंगन का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। शायद तब तक वो किसी असाधारण मुकाम पर पहुंच जाएगी। एक ऐसी लड़की जिसका हर हाव भाव और मुस्कान पूरी दुनिया को मोह लेती थी। उनका जन्म
फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हुआ था और आज यही लड़की उसकी पत्नी बन गई। xiao चैन को अपनी वास्तविकता पर संदेह होने लगा। और तुम वो नहीं हो जो अफवाहें कहती हैं, और न ही वो हो जैसा मैंने सोचा था। जिया क्योंगिन उठी और xiao चैन के पास आते ही उसके सुडौल शरीर की खूबसूरती झलक उठी। उनकी आंखें पानी की तरह चमक रही थी और उन्होंने अपने होंठ हल्के से खोलते हुए कहा, अफवाहें हैं कि तुम्हारी वेन डैमेज हो गई हैं, इसलिए तुम प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड रियलम के पहले ग्रेड पर ही रह सकते हो। इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर है और आत्मविश्वास कम है, क्योंकि तुम सिर्फ घर पर ही रहते हो। तुम्हारे एकमात्र दोस्त तुम्हारी लिटिल आंट श्याओलिंगजी और मेरा छोटा भाई युआनबा है। तुम्हारे शरीर में एकमात्र अच्छी चीज है, वो है तुम्हारा रूप रंग। आपकी प्रोफाउंड पावर न केवल कमजोर और धुंधली है, बल्कि आपकी प्रोफाउंड बेन भी वास्तव में डैमेज है। हालांकि आपका कैरेक्टर उन अफवाहों से बिल्कुल अलग है जो आपके बारे में फैली हुई हैं। जिया किंगन xiao चैन से 3 कदम की दूरी पर रुक गई और अपनी खूबसूरत आंखों से xiao चैन को घूरते हुए बोली, हालांकि तुम जानबूझकर अपना असली रूप छिपाते और दिखावा करते हो, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम्हारा घमंड महसूस हो गया है। तुम उन अफवाहों से बिल्कुल अलग हो। थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ मैंने अपनी प्रोफाउंड पावर से तुम्हारा हाथ जमा दिया, लेकिन तुम्हारी शांत प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान कर दिया। अगर तुम्हारा हाथ इतना स्थिर न होता तो मुझे शक होता कि मेरी पावर का प्रयोग विफल हो गया। शादी के हॉल में इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम्हारा और तुम्हारे दादा xiao ली का उपहास किया गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे तुम एक पल के लिए क्रोधित हुए और फिर तुम्हारा क्रोध गायब हो गया। तुम्हारे चेहरे और हार्ड गति में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं दिखा। ऐसे अधेड़ उम्र के प्रोफाउंड कल्टीवेटर के लिए भी ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त करना मुश्किल है। जब आप मुझे देखते हैं तो आपकी आंखों में एक जुनूनी चमक दिखाई देती है जो अभी भी कम नहीं हुई। तुम्हारी डैमेज प्रोफाउंड वेन एक सच्चाई है, लेकिन तुम्हारा असली व्यक्तित्व और मन की स्थिति ने सबको धोखा दिया है। जिया किंगन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गहरी आंखें xiao चैन को घूर रही थी। xiao चैन हैरान रह गया। जिया किंगन के इतने करीब होने पर आमतौर पर कोई भी उसकी फूलों जैसी खूबसूरत से मदहोश हो जाता, लेकिन xiao चैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका दिल सदमे में था और वह विस्मय से उसे निहार रहा था। यह सच था, वो अपने आप को बहुत अभिमानी मानता था, लेकिन चाहे कोई भी उसके सामने हो, क्योंकि जब वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में था तब वो वहाँ के मेन कल्टीवेटर में से एक था। इस समय फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके समय के उन ग्रेट योद्धाओं के बराबर नहीं था। हालांकि उसकी पावर में बहुत कमी आई थी। जिया किंगन के इतने करीब होने पर आमतौर पर कोई भी उसकी फूलों जैसी खूबसूरती से मदहोश हो जाता, लेकिन xiao चैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका दिल सदमे में था और वो विस्मय से उसे निहार रहा था। यह सच था, वो अपने आप को बहुत अभिमानी मानता था, चाहे कोई भी उसके सामने हो, क्योंकि जब वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में था तब तक वहाँ के मेन कल्टीवेटर में से एक था। इसमें फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके समय के उन ग्रेट कल्टीवेटर के बराबर नहीं था। हालांकि उसकी पावर में बहुत कमी आई थी, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही था। उसने जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि यह उसके पिछले जीवन का स्वाभाविक रवैया था। हालांकि अपनी वर्तमान शक्तिहीन और स्थिति के कारण उसे अपने अभिमान को छिपा कर रखना पड़ता था। जिया किंगन ने जो कहा, उसने एक बार ही उसके बारे में उसके कैरेक्टर का एकदम सटीक वर्णन किया।
जिया कबीले से सियाओ कबीले लौटते समय वो हमेशा सोचता था कि वो उसे तुच्छ समझती है, क्योंकि वह हेवन का अनमोल रत्न है और वह जमीन पर पड़ी मिट्टी जिसे लोग तुच्छ समझते हैं। यह एक आम सोच थी, लेकिन उसे कभी पता नहीं था कि वापसी के सफर में वह उसे देख रही थी। सियाओ चैन ने अचानक जिया किंगन को एक नए रूप में देखा। जब उसने उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में देखा, उसकी उन निर्मल आंखों ने जो उसके मन में और हार्ड को बारीकी से देख लेती थी, उसे स्तब्ध कर दिया। तुम्हें पता है, अनुभव की दो यादों वाले xiao चैन एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के सभी नायकों के सामने और यहाँ तक कि मौत के सामने भी हैरान नहीं हो सकती, फिर भी उसने उसे बचा लिया। क्या वो सचमुच सिर्फ एक 16 साल की लड़की थी? इस 16 साल की लड़की के पास इतनी असाधारण रूप से तेज दृष्टि और बुद्धि कैसे हो सकती है? xiao चैन को संदेह था कि शायद जिया किंगन भी उसी तरह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आई है। क्या तुम इसे सहन कर रही हो? जिया किंगन ने कुछ देर रुककर पूछा। इसे सहन करना? जियाओ चैन ने आत्मनिंदा भरी हंसी हंसते हुए कहा, शायद मेरी कमजोर वेन की सच्चाई नहीं बदलेगी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एक अक्षम्य प्रोफाउंड वेन के साथ जीवन जीने के कारण लोग मुझे ऐसा नीचा देखते हैं, जैसे मैं उनके जूते की तली का मैल हूँ। क्या कायरतापूर्वक सोल द्वेष को मौन सहन शक्ति का में कोई अंतर है? इसे सहना बल्कि बर्दाश्त करना। कल का शियाओचैन बिल्कुल वैसा ही था जैसे अफवाहों में बताया गया था। जिया किंगन चाहे कितने भी चतुर क्यों न हो, उसने यह नहीं सोचा कि आज के शियाओचैन के पास एक और जन्म के बराबर यादें थी। इसके साथ ही उसका स्वभाव और मानसिक स्थिति भी बदल गई। जिया किंगन की खूबसूरत आंखों सिकुड़ गई और उसने अचानक अपनी कोमल हथेली उठाई और दो उंगलियां बढ़ाकर xiaochen की छाती को छुआ। अचानक एक ठंडी लेकिन पूरी तरह से ठंडी नहीं हो रहा xiaochen की छाती से टकराई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही xiaochen उससे पूछने ही वाला था कि वह क्या कर रही है, वो ठंडक तुरंत गायब हो गई। शियाओ किंगन ने अपने होंठ, जो किसी फूल की कोमल पंखुड़ियों जैसे थे, खोले। तुम्हारी प्रोफाउंड वेन बाकी डैमेज है, लेकिन यह जन्मजात नहीं है। शायद बचपन में तुम पर हमला हुआ था और किसी ने तुम्हारी प्रोफाउंड वेन को सीधे नष्ट कर दिया। क्या वो नष्ट हो गई थी? जियाओ चैन ने भौहें चढ़ाई। बचपन से ही उसके दादाजी और सभी लोग कहते थे कि वो जन्म से ही डैमेज प्रोफाउंड वेन के साथ पैदा हुआ था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुनर्जन्म की यादें वापस मिली, तब उसने खुद भी यह मान लिया था, क्योंकि उसकी यादों में जीवनकाल के डॉक्टर की सभी पुस्तकों का ज्ञान होना शामिल था। लेकिन जिया किंगन ने कहा, वो जन्म से डैमेज प्रोफाउंड वेन के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक भारी बल द्वारा डैमेज हो गया था। सच तो यह है कि श्याव कबीले में कोई भी इसे छलावे को नहीं समझ सक पाया था। शिया किंगे ने उसे बस कुछ ही पलों के लिए देखा था और उसके लिए यह बात एकदम स्पष्ट थी। यह लेडी, जी हाँ, जियाओ किंगन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, बचपन में इसे बहुत नुकसान पहुंचा था और आपके परिवार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से इसकी कभी मरम्मत नहीं हुई और अब जब आप बड़े हो गए हैं तो डैमेज प्रोफाउंड वेन पूरी तरह से बेकार हो अवस्था में पहुंच चुकी है और इसके ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। जिया किंगन ने आखिरी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही, अगर किसी मैच्योर की प्रोफाउंड वेन डैमेज हो जाती है तो उसकी प्रोफाउंड पावर रिसने लगती है, लेकिन उसे ठीक करने के कई तरीके मौजूद हैं। हालांकि अगर चाइल्ड अवस्था में शुरुआती चरण में ही प्रोफाउंड वेन टूट जाती है तो प्रोफाउंड वेन का विकास खराब नींव से शुरू होगा और स्थिति और भी बिगड़ती जाएगी। xiao चैन की उम्र में प्रोफाउंड वेन ही
इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसका सामान्य स्थिति में वापस आना असंभव था। शियाओचैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने बस इतना कहा, यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। जिया किंग ने धीरे से अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। लगता है कि आपके मन में हमेशा से आपकी प्रोफाउंड वुमन को ठीक करने का विचार है। मैं इसे जरूर ठीक करूंगा, शियाओचैन ने भावहीनता से के साथ कहा। शिया किंग ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में न केवल आत्मविश्वास और घमंड था, बल्कि एक गहरी शीतलता भी थी। उसने मन ही मन आह भरी और धीरे से बोली, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट एक विशाल जगह है जहाँ असंख्य टैलेंटेड लोग रहते हैं। शायद सच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारी प्रोफाउंड वेन को ठीक कर सके। मुझे पहले इतनी दृढ़ता से वो सब नहीं कहना चाहिए था। इसे मेरी अज्ञानता समझ लो। उन कुछ शब्दों से ही सियाओचैन की उसके प्रति धारणा में जबरदस्त सुधार आ गया। वो झिझक कर फिर पूछा, जो बर्फीली ठंडी पावर तुमने पहले इस्तेमाल की थी वो क्या थी? मैंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी के पास ऐसी पावर होने के बारे कभी नहीं सुना। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि तुम्हारी मास्टर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नहीं है? बेसिक ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे बताना चाहती हो या नहीं। जिया किंगन कुछ देर चुप रही और ठीक उसी समय जब शियाओचैन को लगा वो जवाब नहीं देगी, उसने शांत भाव से उत्तर दिया, हम्म फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स नाम सुनते ही शियाओचैन कांप उठा। उसे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का नाम सुनते ही शियाओचैन थोड़ा कांप उठा। उसे कुछ जानी पहचानी अनुभूति हुई। अचानक उसे उस अवधारणा का नाम याद आया जो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से निकल गया। फ्रोजन क्लाउड ऑस्कोड। जिया किंग ने अपना सुंदर सिर झुकाकर और आश्चर्य भरी नजरों से शियाओचैन की ओर देखा। जब उसने फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का नाम पुकारा तब तक शियाओचैन अपना हपा खो चुका था, लेकिन उसकी नजरें में वो अब भी बहुत शांत था। यहाँ तक कि अगर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के मास्टर भी यह नाम सुनते तो उसका शरीर कांप उठेगा और अपने पैर डर से उनके पैर डर से कांप उठेंगे। उसने धीरे से कहा, मेरे मास्टर सचमुच फ्रोजन क्लाउड ऑसगोड से हैं, इसलिए मैं फ्रोजन क्लाउड ऑसगोड की स्टूडेंट मानी जा सकती हूँ। इस बात को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में केवल मेरे पिता ही जानते हैं, आप दूसरे हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अब मेरे पति हैं और यही आपके प्रति मेरे सम्मान का सबसे बुनियादी आधार है। शियाओचैन की तेज धड़कनें शांत नहीं हो पा रही थी। फ्रोजन क्लाउड्स और गॉड शब्द उसके दिल में एक जबरदस्त धमाके की तरह फूट पड़े, क्योंकि यह ब्लू विंड किंगडम के 4 फेमस सेक्ट में से सबसे पावरफुल था और साथ ही वो पवित्र प्योर लैंड भी था जहाँ कई लोग जाने की लालसा रखते थे। यहाँ तक कि ब्लू विंड किंगडम के राजघराने को भी हर साल उनकी डिवाइन उपस्थिति की पूजा करनी पड़ती थी। हेवनली स्वॉर्ड विला, फ्रोजन क्लाउड ऑसगोड, सियाओ सेक्ट, बर्निंग हेवन क्लैन, फ्रोजन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 7 देशों में से ब्लू विंड किंगडम वर्तमान में सबसे छोटा था। हालांकि उनकी कुल पावर सबसे कम थी, फिर भी अन्य देशों ने कभी भी उन पर कब्जा नहीं किया। इसका एक बड़ा कारण वे 4 सेक्ट थे। सत्ताधारी लोग ब्लू विंड किंगडम की पावर से नहीं बल्कि उन 4 फेमस सेक्ट से डरते थे। इन 4 फेमस सेक्ट की पावर पर कोई संदेह नहीं था। स्टूडेंट की भर्ती की प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी और चयन में वे बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देते थे। अंततः उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज टैलेंटेड थी। ब्लू विंड किंगडम में रहने वाला हर व्यक्ति इस तरह के ग्रेट भाग्य को सपना देखता था और उसकी आकांक्षा रखता था। यदि आप इन प्रमुख सेक्ट्स में से किसी एक में प्रवेश कर लेते हैं तो सबसे साधारण स्टूडेंट भी अपने परिवार के लिए सम्मान और समृद्धि लाएगा। वे दरबार में सीनियर
गेस्ट होंगे और उन्हें मार्सिक का पद प्रदान किया जाएगा। इस छोटे से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी ने भी कभी किसी को उन फेमस सेक्ट में से किसी एक में एंटर करते हुए नहीं सुना था, और न ही कोई इसके बारे में सपने में भी सोच सकता था। अगर ईस्टर्न शियाओ चैन ने उन 4 सेक्ट के नाम सुने होते तो यह हेवन राज्य के अस्तित्व के बारे में सुनने जैसा होता। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वो उन शब्दों से प्रभावित होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी जिस पत्नी से उसने अभी अभी शादी की है वो हवेली सोडविला के बाद पीक श्रेणी के सेक्ट फ्रोजन क्लाउड ओसगोड की स्टूडेंट होगी। श्याओ चैन ने तुरंत खुद को शांत किया और पूछा, चूंकि आप फ्रोजन क्लाउड ओसगोड के स्टूडेंट में से एक है, तो आपका परिवार इसे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बता